नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एआई डीप टेक में भारत की बड़ी छलांग, नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप सीईओ संग बनाई ग्लोबल लीडर्स की रणनीति। किरण रिजिजू का नालंदा से संदेश, अल्पसंख्यक सुरक्षित विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्र को बताया आधार। किसानों से टैरिफ तक केंद्र पर बड़ा बार, सचिन पायलट ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उठाए गंभीर सवाल। हीरानगरी सूरत में दिन दहाड़े 35 लाख की फिल्मी लूट, रांदेर में टक्कर का ड्रामा, सीसीटीवी में कैद चारों बदमाश। विमान हादसे पर सियासी घमासान, रोहित पवार के बाद जय पवार ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग, कंपनी पर स्थायी प्रतिबंध की विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओ से संवाद कर नवाचार और उभरती तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप्स की प्रगति और संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों में भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना करते हुए नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने पर जोर दिया। नालंदा स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में सभी अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह सुरक्षित और सरकार उनके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र का सबका साथ सबका विकास पर सरकार की कार्यशैली का आधार बताया। मंत्री ने कहा कि शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाना और योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने राजगीर में नेचर सफारी और जू सफारी का भी भ्रमण किया तथा सोशल मीडिया पर यहां की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना भी की। फिर से आप लोग आए यहाँ 2 दिन का इस चिंतन शिविर में पार्टिसिपेट बताएंगे। फिर से आप लोग आए यहाँ 2 दिन का इस चिंतन शिविर में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कई अहम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने खास तौर पर देश के किसानों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और लोकतांत्रिक संस्थाओं और विपक्ष की भूमिकाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि देश में पहले भी कांग्रेस की गैर सरकार रही है, लेकिन कभी भी किसानों को इस तरह हाशिए पर नहीं रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भारत अमेरिका को 3 से 5% टैरिफ देता था, जो बढ़कर 18% तक पहुंच गया है। वहीं भारत अमेरिका को 0 टैरिफ दे रहा है, जबकि बांग्लादेश और चीन को रियायतें मिल रही हैं। पायलट ने कहा कि अमेरिका का रवैया भारत पर दबाव बनाने वाला है और इसका असर किसानों के साथ साथ देश की स्वतंत्र संस्थाओं पर भी पड़ रहा है। कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने भूमि संशोधन कानून में बदलाव को लेकर विरोध किया था। किसानों के बड़े आंदोलन और सैकड़ों मौतों के बाद सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 सालों में सरकार की नीतियां केवल प्रभावशाली और संसाधन संपन्न लोगों के हित में ही रही है। देश के तमाम मंडियों को, देश के अनाज व्यापार को चंद हाथों में डालने का पूरा उन्होंने षड्यंत्र बना लिया था। पूरे देश के किसानों ने राजधानी में महीनों तक धरना दिया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया। अंत में क्या हुआ, उनको अपने हाथ खींचने पड़े। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो सरकार बनती है उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्राथमिकताएं और उसका काम करने का तरीका क्या है। इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पहला, जब मौका लगेगा हम किसान का गला दबाएंगे। किसान को बोनस, किसान को राहत, किसान का कर्जा माफी भूल जाइए, लेकिन किसान और खासकर लघु किसान, छोटे किसानों को विशेष रूप से सरकार ने उस सौदे में उनको सैक्रिफाइस किया है। पायलट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परमाणु करार का उदाहरण देते हुए कहा कि वो बिना दबाव के बराबरी के आधार पर हुआ था, जबकि मौजूदा सरकार दबाव में फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू किए गए आधार और वस्तु, साथ ही सेवा कर जैसे विचारों का बीजेपी ने पहले विरोध किया, मगर बाद में उन्हें लागू किया। ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा को लेकर भी पायलट ने आरोप लगाया कि योजना का नाम और प्रक्रिया बदलकर लोगों के लिए काम पाना कठिन कर दिया गया है, जिससे मजदूरों और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।
लोकतंत्र और विपक्ष के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता और विपक्षी नेताओं को देश के लिए घातक बताना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्रकारों पर भी दबाव बनाया जाता है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। सरकार ने जानबूझ के नरेगा स्कीम को ख़त्म करने की ठान ली है। सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, जो प्रोविज़न नरेगा के थे वो लगभग समाप्त कर दी हैं। अब गांव पंचायत में निर्णय नहीं होगा कि कुआं कहाँ बनेगा, सड़क कहाँ बनेगी, राजधानी निर्णय करेगी। पहले छोटे ठेकेदारों को काम मिलता था, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलता था, पंचायत समिति का, जिला परिषद का। अब स्टेट लेवल पे एक एजेंसी करेगी और बजट लिमिट कर दिया है, इतने के काम होंगे। नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट था, कोई सरपंच अगर प्रधान एक्टिव होता तो वो करोड़ रुपए के काम गांव में करा सकता था। अब उन्होंने कहा इतना है सीमा, यही बजट है, इसमें काम करिए। और जो प्रोसेस है डिमांड ड्रिवन काम मांगने का, इतना जटिल और मुश्किल बना दिया कि लोग जो एवरेज औसत वर्क डेज है 125 की गारंटी कर रहे हैं, जो 100 का था प्रावधान, नेशनल एवरेज 30-35 दिन में नहीं है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल इलाकों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ घोर अन्याय कर रही है। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के मामले पर भी परिवार की ओर से उठ रही जांच की मांगों पर पायलट ने कहा कि अगर परिवार को किसी तरह का संदेह है तो पारदर्शी जांच होनी चाहिए और जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। जांच ऑनगोइंग है और जो उनके परिजन या फैमिली या बाकी लोग चाहते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो सरकार को एक ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और टाइम बाउंड एक रिपोर्ट बनानी चाहिए कि पता पड़े मामला क्या हुआ। क्योंकि एविएशन सिक्योरिटी ये बहुत दुखद हादसा था, लेकिन पहले भी हुए हैं, और अगर कहीं कोई सस्पिशन है या कहीं किसी के मन में डाउट है तो वो एक हाई लेवल ट्रांसपेरेंट जांच के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। इंडिया अलायंस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर काम कर रहा है और गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। वहीं कथित फाइल मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को धमकियां मिल रही हैं, मगर संबंधित मामलों में सरकार कार्यवाही नहीं कर रही। भारत की तकनीकी क्षमता पर पायलट ने कहा कि भारत AI के क्षेत्र में मजबूत है और देश के प्रतिभाशाली लोगों का बेहतर उपयोग होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के रूस से पुराने संबंध है और सस्ता तेल लेने पर रोक नहीं होनी चाहिए, जबकि चीन रूस से तेल खरीद रहा है और उस पर कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही वेनेजुएला से तेल आयात की तकनीकी चुनौतियों का भी उन्होंने जिक्र किया। सरकार से पूछना चाहिए कि राहुल जी को जान से मारने की धमकी लोग दे रहे हैं ओपनली, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप लोगों के नेताओं के नाम इस तरह के विवादित उसमें आते हैं प्रकरण में कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा, ये जो डील भी हुई है, ये साधारण कोई सरकार इस डील को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक स्कूल जाते हुए बच्चे को मालूम है कि हमारे मक्का, सरसों, कपास, सोयाबीन के जो किसान हैं उन पर क्या बीतती है, किस दाम में हमको पेट्रोल, फर्टिलाइज़र, तेल, खाद, DAP मिलता है, क्या हमको उसकी कमाई होती है, कितना हमारा खर्चा होता है। ये सब जानने के बाद अगर कोई सरकार एक अनफेयर कंपटीशन स्टार्ट करती है, अमेरिका के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देश में आ जाएंगे, हमारे देश के किसानों का क्या होगा, ये सब जानते हुए अगर कोई सरकार करती है तो सरकार कहीं का दबाव है, और दबाव इन्हीं चीज़ों पर होगा। और क्या हो सकता है दबाव सरकार के ऊपर? आपको लगता है यूनिवर्सिटी एक एग्जांपल है और भी ऐसे देश भर में बने? मैं तो समझता हूँ कि ये कोई प्राइवेट इवेंट नहीं था, ये भारत सरकार का इवेंट था। तो सरकार को कम से कम अपना ड्यू डिलिजेंस, इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लोगों को आप ला रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं से लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है। आप फ्यूचर की देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की देख रहे हैं, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और इस प्रकार की घटना अगर सरकार अलाउ करती है तो कहीं ना कहीं या तो ओवरसाइट है या जानबूझ के किया गया है, लेकिन कभी कभी गलती पकड़ी जाती है। और इससे काफ़ी मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई है कि क्या PR इवेंट क्या होता है, मोबाइल लूटने के लिए क्या करते हैं और एक्चुअली में क्या हो रहा है। पायलट ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों और जनता के न्याय के लिए अपना विरोध जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष जहां इस नीति पर लगातार सवाल उठा रहा है, वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है और यह फैसला महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि सरकार इस नीति को लेकर प्रतिबद्ध है और इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। शराबबंदी को लेकर लगातार आपके ही दल के जो नेता हैं सवाल उठा रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होना चाहिए।
नहीं देखिए, माननीय विधायक अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एनडीए सरकार की जो नीति है वो काफ़ी स्पष्ट है कि राज्य में इस प्रकार के शराब की बिक्री नहीं होगी और शराब पर पाबंदी है तो वो कायम रहेगी। अब माननीय सदस्यों का अपना एक सुझाव है तो सुझाव तो आते ही रहते हैं, 85% राज्य हित में सरकार निर्णय लेती है। 85% आरक्षण बढ़ाने की बात कहा जा रहा है कि 85% बढ़ाइए। पहले 65% बढ़ाया गया था तो आप लोगों ने कोर्ट में स्टे लगवा दिया, अब उसको बढ़ाइए तो दायरा। नहीं देखिए, सरकार कभी स्टे नहीं लगाती है, माननीय न्यायालय स्वतंत्र है और जब माननीय न्यायालय किसी चीज़ में हस्तक्षेप करती है तो सरकार इंतजार करती है, फिर माननीय न्यायालय का जो निर्णय होता है उस पर सरकार काम करती है। लेकिन हमारी सरकार ने जो समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, उनके समानता के लिए, उनके अधिकार के लिए और जो संवैधानिक अधिकार है उन तक पहुंचाने के लिए समाज के सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हों या अग्रणी समाज से भी जो हैं उनके लिए भी सरकार ने 10% का आरक्षण दिया और सभी लोगों को आरक्षण दिया। इसलिए इस तरह की बातें ऐसे ही लोग करते हैं जो इसे सियासत के नज़रिए से देखते हैं। आखिरी सवाल लेंगे। 42 एमएलए पर जो है हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि लोग जो है चुनाव के समय गलत जानकारी दिए हैं चुनाव आयोग को। इसमें अरे देखिए, वो तो भारत का निर्वाचन आयोग के अपने काम करने के तरीके हैं, तो उस मामले में फिर निर्वाचन आयोग अपने तरीके से देखेगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता, और माननीय उच्च न्यायालय भी उसी तरह का एक स्वतंत्र न्यायालय है तो अपने तरीके से देखेगी, उसमें तो कोई टिप्पणी हम करना कतई उचित भी नहीं है। ये थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी। साफ तौर पर कहते जा रहा है कि न्यायालय के टिप्पणी पर हम कुछ नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन विकास चंद्र, विक्रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। हीरानगरी सूरत के रांदेर इलाके में दिन दहाड़े करीब 35 लाख रुपए की सुनियोजित लूट से सनसनी फैल गई है। रामनगर से मोरा भागल के बीच आकाश मोबाइल के सामने 4 बदमाशों ने सड़क हादसे का ड्रामा रचकर वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी अपनी कार से जा रहा था, तभी पीछे से आए 2 आरोपियों ने जानबूझकर टक्कर मार दी, जबकि 2 अन्य आगे से बहस में उलझने लगे। जैसे ही फरियादी गाड़ी से नीचे उतरता है, बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर अंदर रखी 35 लाख रुपए से भरी बैग को लेकर फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। रांदेर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें संयुक्त रूप से फुटेज खंगाल रही हैं और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई हैं। इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स 2 की रिलीज से पहले सियासी विवाद तेज हो गया है। मोतिहारी के कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वोट की राजनीति करने वाले लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि देश के लोग केरल में कथित धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों की सच्चाई जाने। उन्होंने कहा, यदि देश के नवजवान इन तथ्यों से अवगत नहीं होंगे तो सामाजिक समरसता कायम नहीं हो सकती। इसलिए फिल्म के माध्यम से सच्चाई सामने लाने वालों का समर्थन किया जाना चाहिए। वहीं रमजान के दौरान दिल्ली में शराब बिक्री बंद करने की मांग को लेकर AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साहिब जमाई के बयान पर उन्होंने कहा कि इस विषय में दिल्ली सरकार को उचित निर्णय लेना होगा। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग पर गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्य के हित में जो भी बेहतर होगा वही सरकार करेगी। देखिए, केरल स्टोरी हो या कश्मीर फाइल हो, ये विरोध वही कर रहे हैं जो देश की सच लोगों तक पहुंचने में बाधक बन रहे हैं। कश्मीर फाइल 90 की दशक की दुर्दशा अगर देश का नौजवान नहीं जाने तो सामाजिक समरसता की महल नहीं खड़ा हो पाएगा। हिंदुओं के कब्र पर कोई बहुत बड़ा वृक्ष नहीं उग पाएगा, वो कब्र था। उसी तरह से
कश्मीर फाइल के बाद अगर केरल की बात करते हैं, केरल स्टोरी, केरल क्या है? केरल में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वहां तेजी से, उसी पर तो ये स्टोरी था। आनंदीबेन पटेल ने सूरत में आयोजित क्राफ्ट रूट कार्यक्रम के दौरान समाज में बढ़ रहे पाटीदारवाद और लेउआ कड़वा विभाजन पर खुलकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि समाज को जातिगत सीमाओं से ऊपर उठकर भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए और सच्चा नेतृत्व वही है जो पूरे समाज को साथ लेकर चले। अपनी बेटी अनार पटेल को मंच से सीख देते हुए उन्होंने कहा कि संस्था का कार्य केवल एक जाति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जरूरतमंद हर वर्ग की मदद होनी चाहिए। शिक्षा को सबसे बड़ा दान बताते हुए उन्होंने संपन्न परिवारों से गरीब और मेधावी छात्रों, विशेषकर बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा उठाने की अपील की है। आनंदीबेन ने यह भी बताया कि वे स्वयं कई बच्चों की फीस गुप्त रूप से भरती हैं, क्योंकि सच्ची सेवा वही है जिसमें देने वाले का नाम प्रकट न हो। कार्यक्रम सामाजिक एकता और व्यापक नेतृत्व का संदेश देकर चर्चा का केंद्र बन गया। धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे हैं। हम तो लेवा पटेल का नेतृत्व करेंगे, हम तो कड़वा पटेल का नेतृत्व करेंगे। मैं भी पटेल हूँ, लेकिन मैं पटेलवाद नहीं है मेरे पास। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन हादसे में हुई मौत को लेकर लगातार उनके भतीजे और शरद पवार की एनसीपी के विधायक रोहित पवार कई तथ्यों को सामने रखकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही जिस कंपनी का विमान हादसे में शामिल था, उस कंपनी पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाने की भी मांग की जा रही है। अब रोहित पवार के बाद अजीत दादा पवार के बेटे जय पवार भी इसी तरह की मांग करते नजर आ रहे हैं। जय पवार ने इस मामले में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर विमान हादसे की पारदर्शी जांच और सच्चाई सामने लाने की मांग उठाई है। जय पवार ने अपने सोशल अकाउंट्स पर लिखा है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सेंसिटिव मोशन पर कहा, हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में समय समय पर सांसदों को संसद से निकाला है, केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण में हंगामा करने पर भी निकाल दिया जाता है। आप कांग्रेस सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएड के साथ मिलकर देश के टुकड़े करना चाहते हैं। आज यदि चीन की समस्या है तो क्या वो भाजपा लेकर आई है? जमीनी कब्जा आपने करवाया, आपने कांग्रेस हमारे कश्मीर के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान को दे दिया। आप चुनाव आयोग पर सवाल करते हैं, क्या बैलेट लूटे नहीं जाते थे? आज ईवीएम है तो कम से कम बूथ की लूट बंद हो गई है। यदि पूरे चुनाव पर आप सवाल करेंगे तो आप लोकतंत्र के ऊपर सवाल करेंगे। अग्निवीर के तहत यदि 5 साल बच्चों का सेना प्रशिक्षण हो जाएगा तो इसमें क्या गलत है? प्रधानमंत्री को दुनिया के 50 देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। दुनिया की कोई बैठक नहीं है जो आज भारत के बिना हो रही हो। भारत आज चौथी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी इडियट की तरह बात करते हैं। जो क्या देखे क्या है, वो लोग राजा है, हम रंग, तो हमारा काम है राजा का सेवा करना। हम रोज राजा की सेवा कर, राजा के बारे में बता रहे। कांग्रेस ने समय समय पर सांसदों को केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी ने यदि हंगामा कर दिया तो उसके लिए भी निकाल दिया। 1963 सुब्रमण्यम स्वामी को निकाल दिया, मुदगल को निकाल दिया, हमने महुआ मैत्रा को निकाल दिया, साक्षी महाराज निकल गए, छत्रपाल लोधी निकल गए, एक आदमी नहीं, सुरेश चंदेल निकल गए। मतलब मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे रहा हूं। तो रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आप सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर, फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर, आप जो है यूएसएड के साथ मिलकर आप देश को टुकड़े करना चाहते हैं। जो आपके नाना ने किया, परनाना ने किया, पाकिस्तान बन गया। वास्तविकता यही है। आज यदि चाइना का प्रॉब्लम है तो क्या मोदी जी ने ला दिया या भारतीय जनता पार्टी ने ला दिया? तिब्बत, नेपाल और भूटान, ये 3 बफर स्टेट अंग्रेज छोड़कर गए थे। लास्ट समझौता 1918 का सुगौली का समझौता है, जिसके आधार पर चाइना के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं मिलता था। आपने तिब्बत को 1950-52 में मान्यता दे दिया तिब्बत को, और ले आए दलाई लामा को। या तो तिब्बत को मान्यता देते तो दलाई लामा को छोड़ देते भाई, लेकिन आधा उधर आधा इधर।
खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब तक के लिए नमस्कार।